तो देखो ये रहा अपना इंजन बे, ये अपने बोनेट के नीचे ये सारे पार्ट्स होते हैं। तो अपन ना लेफ़्ट से राइट तक जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आई डोंट थिंक दिस नीड्स एनी इंट्रोडक्शन। तो जो भी न्यू है कार्स में अभी अभी, तो उनके लिए जानना ज़रूरी है। ये आपका वॉशर ओनली है, ये आपका वॉशर फ्लूइड है। यहाँ पर आपका जो जब आप वाइपर चलाते हो ना, तो ये वाले जो नोज़ल्स हैं इनमें से स्प्रे जाता है आपकी विंडशील्ड क्लीन करने के लिए, तो वो यहाँ पर जाता है। ये देख सकते हो, इसमें आप डिस्टिल वाटर डाल सकते हो, रेगुलर वाटर भी डाल सकते हो। जस्ट मेक श्योर कि इसका जो TDS है ना वो अंडर 100 हो, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और वैसे इसमें जो भी और आते हैं उस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया, उसका मैं आपको लिंक डाल दूंगा ऊपर आई बटन पर, आप जा कर के वो वीडियो चेक कर सकते हो। तो उसमें पूरा बताया कि क्या फिल कर सकते हो, कितना। तो हो गया आपका वॉशर फ्लूइड का। फिर उसके बाद आता है अपना इंजन कूलेंट। ये इंजन की कूलिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो क्या होता है ना, जो इंजन होता है कूलेंट की जैकेट पर रखा होता है, और जब भी इंजन रन करता है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है। तो जो कूलेंट है उसी में से जो रन होता रहता है ना, तो उसी हीट को एब्जॉर्व करता है, वो खुद हीट हो जाता है और फिर यहाँ पर आता है रेडिएटर में, और वो कूल होता है और ये साइकिल चलती रहती है। तो ये उसका रिजर्वायर है। तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर L एंड F लिखा, मतलब कि लो और फुल। तो फिर जो भी इसका जो कैपेसिटी उसी हिसाब से इसको फिल करना होता है, ना तो कम ना तो ये ज़्यादा। अगर ये कम रहा या कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फिर तो इंजन कूल नहीं हो पाएगा और फिर अच्छे से काम नहीं करेगा। और इसमें देख सकते हो इसका कलर ये थोड़ा पिंक टाइप का है। मैं इसको आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये ऐसा कुछ है। और आपको पता है इसमें बेसिकली क्या रहता है, इसमें आई गेस 50-50 रेशियो में वाटर और एंटी फ्रीज लिक्विड होता है, विच इज़ बेसिकली ग्लाइकोल। तो दोनों का मिक्स होता है इसमें। और इसमें ये जो कलर है ना, देखो वाटर भी कलरलेस रहता है और जो एंटी फ्रीज जो फ्लूइड है ना वो भी कलरलेस रहता है। पर इन केस अगर कहीं से लीक होता है तो आसानी से आइडेंटिफाई हो जाए, उसके लिए इसमें कलर मिलाते हैं। सेम जैसे अपने घर में जो LPG होता है उसमें पता है स्मेल नहीं आती है, उसमें स्मेल डालते हैं बहुत ही अजीब, बहुत ही गंदी सी, ताकि आपको तुरंत पता चल जाए कि भाई लीक वीक तो नहीं हो रहा है। तो वही चीज़ यहाँ भी, इसका कलर कई कार्स में ग्रीन भी रहता है, ब्लू भी रहता है आई गेस, तो ये ऐसा रहता है। उसके बाद फिर ये आता है अपना ब्रेक फ्लूइड। देखो इसमें दिया है कि .4 ही डालना है, और इसको ओपन करते टाइम मेक श्योर करना है कि कुछ भी इसमें डस्ट वगैरह ना हो, ताकि कंटेमिनेशन से बच जाए। ये देखो इतना कुछ है, इसको मैं लगा देता हूँ। बेसिकली क्या होता है, जब आप ब्रेक पेडल प्रेस करते हो, ठीक है, तो फिर आप जो प्रेशर उस पर देते हो, तो वही फोर्स को ये ऑल 4 व्हील्स में जो भी आपके ब्रेक पैड्स हैं उसमें वही फोर्स अप्लाई करने का काम करता है इस ब्रेक ऑयल के थ्रू। अगर ये ऑयल कम होगा तो फिर ब्रेक अच्छे से काम नहीं करेंगे। इसमें भी देख सकते हो मिनिमम एंड मैक्सिमम का मार्क दिख रहा है आपको, अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ अच्छे से तो इसमें जो मार्क है उसी के लिमिट में ही रखना होता है, ना कम ना ज़्यादा, ताकि ब्रेक्स आपके अच्छे से काम करते रहें। और इसी के ठीक पीछे अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो वो जो दिख रहा है ना राउंड शेप का, और मैं और पास जाता हूँ, ठीक उसी के पीछे जो लगा हुआ है ना ये राउंड शेप का, ये होता है ब्रेक बूस्टर। और ये ब्रेक बूस्टर क्या काम करता है, जब आप ब्रेक पेडल प्रेस करते हो, ठीक है, तो फोर्स इनफ नहीं होता है कि आपके ऑल 4 व्हील्स पे जो ब्रेक से वो अप्लाई कर पाए, क्योंकि उसको उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं मिल पाता है। तो आप जो पेडल प्रेस करते हो तो उससे क्या होता है, ये जो ब्रेक बूस्टर है इसमें डायफ्राम होता है, जो कि जब आप ब्रेक पेडल प्रेस करते हो तो फिर वो उसमें वैक्यूम क्रिएट होता है, और जिसकी हेल्प से आपको एफर्ट कम लगानी पड़ती है ब्रेक्स अप्लाई करने में। और वही जो ब्रेक बूस्टर है उसमें वैक्यूम कहाँ से क्रिएट होता है, वो सीधा सीधा आपके इंजन से कनेक्ट होता है, वहाँ से वैक्यूम लेता है। और वो वैक्यूम देखो, ये वाला जो पाइप देख रहे हो, ये वाला ये थ्रोटल इनपुट है। ये वाला जो यूनिट है ना, दिस इज़ योर थ्रोटल इनपुट। तो यहाँ पर से वैक्यूम लेता है और फिर वहाँ पर वैक्यूम क्रिएट करता है, जिससे आपको ब्रेक्स लगाते टाइम कम एफर्ट लगानी पड़ती है। तो ब्रेक बूस्टर जो है वो वैक्यूम से वर्क करता है, और वैक्यूम कब वर्क करेगा, जब आपका इंजन स्टार्ट होगा। तो इसलिए आपने नोटिस किया होगा, जब आप बंद कार में ब्रेक प्रेस करते हो तो फिर वो बहुत ही टाइट रहता है, और पर जैसी कार स्टार्ट करते हो तो ब्रेक पेडल धीरे धीरे डिप्रेस हो जाता है। तो इसलिए हो जाता है क्योंकि उसको वैक्यूम चाहिए होता है, और वैक्यूम कब मिलता है, जब इंजन स्टार्ट होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है इंजन से। ये देख सकते हो, ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। इसके लिए आपकी जब कार बंद रहेगी ना, तो आपके ब्रेक बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगने वाले हैं। तो ये रीज़न होता है। और वही जो ब्रेक बूस्टर है ना, उसी में से होकर के
दो लाइन आपको दिखेंगी जाते हुए, देखो ये हैं, ये जो दो लाइन दिख रही हैं आपको, ये वाली, ये और ये, तो ये जो दो लाइन है वो ब्रेक बूस्टर से आकर के यहाँ पर आती हैं। और इसका काम क्या है, ये आपका ABS यूनिट है। इसी में आपका VSM व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ESC इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, उसका जो यूनिट है वो ये है। क्या होता है, जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो, ब्रेक पेडल प्रेस करते हो, तो ब्रेक बूस्टर क्या करता है, वहाँ से वैक्यूम वगैरह क्रिएट करता है, यहाँ से पावर, यहाँ से वैक्यूम ले करके, और वहीं से फिर वो जो है फोर्स को वहाँ पर भेजता है, और वहाँ से ये यूनिट डिसाइड करती है कि किस व्हील पे कितना ब्रेक अप्लाई करना है, किस फोर्स से अप्लाई करना है, स्टीयरिंग इनपुट क्या है, स्पीड कितनी है, कौन सा टायर किधर है। तो वो सारे सेंसर सारे के सारे इसी में होते हैं। और यहाँ से देख सकते हो 4 पाइप आपको दिख रहे हैं, इनको ब्रेक लाइन कहते हैं। ब्रेक लाइन कहते हैं, जो 4 है ना, ये चारों की चारों आपकी हर टायर पे जाती है, और उसी पे जो है वो फोर्स अप्लाई करती है, जिससे आपकी कार रुकती है। तो ये काम होता है उसका। और उसी ब्रेक बूस्टर के ठीक पीछे आप देख सकते हो, यहाँ पर और भी चीज़ें हैं। अगर आपको दिख पा रहा हो, वो जो ये जो 2 पाइप आपको जाते हुए दिख रहे हैं ना, ये जो एक मोटा पाइप है और एक उसी के नीचे पतला पाइप है, और वो जिससे कनेक्ट है, वो जिससे कनेक्ट है उसे कहते हैं एक्सपेंशन वाल्व। ये आगे काम आएगा। तो वो हो गया आपका एक्सपेंशन वाल्व। ये जो दोनों पाइप जिससे कनेक्टेड है ना, उसको कहते हैं एक्सपेंशन वाल्व। और जो दोनों पाइप आप देख पा रहे हो, तो जो मोटा वाला पाइप है वो लो प्रेशर लाइन है, और जो पतला वाला पाइप है वो हाई प्रेशर लाइन है। और वो दोनों के दोनों AC कूलिंग के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो वहाँ तक आपको समझ में आ गया, लो प्रेशर पाइप और हाई प्रेशर पाइप। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाते हैं अपने, ये जो देख रहे हो, ये भी रेफ्रिजरेंट को कैरी करने का काम करता है। ये हाई प्रेशर लाइन है आपकी। ठीक है, और उसके बाद फिर हाँ, यहीं पर आप जो नीचे देख पा रहे हो ना, ये जो फर्स्ट वाला जो है, इसमें ये जो दिख रहा है कॉइल टाइप की, ये आपका अल्टरनेटर है। ये क्या काम करता है, आपकी सबसे इम्पोर्टेंट बैटरी को चार्ज करता है, और कार के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं सबको पावर यहीं से जाती है। और ये देख सकते हो इसी वाले बेल्ट पर जो है, और नीचे भी चीज़ें कनेक्टेड हैं, मतलब ये कनेक्टेड है नीचे वाले बेल्ट पर। इसके नीचे ये जो सेकंड वाला जो रोलर देख रहे हो, वो आपका पंप है। किस चीज़ का पंप है वो, जो आपका जो कूलेंट है ना, ये वाला जो कूलेंट है, ये पूरे के पूरे इंजन बे में कैसे फ्लो करेगा, उसको पंप करना पड़ेगा ना, तो वो पंप ये है। ठीक है, और इसी के ठीक नीचे जो आप एक और देख पा रहे हो, इसी के नीचे जो आप जो बेल्ट से कनेक्टेड एक और देख पा रहे हो चीज़, आई होप फोकस हो पा रहा है उसमें अच्छे से, वो आपका कंप्रेसर है, AC का कंप्रेसर है। ठीक है ना। और ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, ये सारी की सारी, जो यहाँ पर एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये 3 आइटम तो आपको दिख गए कनेक्टेड है। ये अल्टरनेटर हो गया, ये पंप हो गया, वो कंप्रेसर हो गया। और कंप्रेसर के साथ साथ ये वाला जो देख रहे हो, जो बेल्ट वहाँ पर गया है, वो क्रैंकशाफ्ट है। क्रैंकशाफ्ट से कनेक्टेड है वो बेल्ट। और जैसे इंजन स्टार्ट होता है, क्रैंकशाफ्ट मूव करता है, और वही फिर कंप्रेसर रन करता है, पंप रन करता है, और साथ में अल्टरनेटर रन करता है। उसके बाद फिर ये आता है आपका इंजन ऑयल। यहाँ से इंजन ऑयल आप फिल करते हो। और इसे मेरे को एक भाई का कमेंट याद आ रहा है, उसने बोला था कि ये जो है ना, ये अलादीन का चिराग है। भाई अलादीन का चिराग जो है, यही इंजन ऑयल का साइन होता है। जब आप कार में नहीं चाबी इंसर्ट करते हो और एक बार रोटेट करते हो, तो यही साइन दिखाता है। वो इंजन ऑयल चेक लाइट होती है आपके, जो MID पर दिखाता है ना, वो यही होता है। यहाँ से आप इंजन ऑयल फिल करते हो। और उसके बाद आ जाता है आपका ये बड़ा वाला बॉक्स टाइप का, बेसिकली आपका एयर क्लीनर है। और इसके अंदर एयर फिल्टर होता है, जो कि यहाँ से क्लिप्स को ऐसे करेंगे और फिर ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद फिर आप एयर फिल्टर जो है क्लीन कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, देखना हो देख सकते हो। क्या होता है ना, इंजन को रन करने के लिए उसके अंदर एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर जाएगा, तो एयर इसमें से होकर जाती है। और इसके पास एयर कहाँ से आती है, इसके थ्रू। ठीक है, यहाँ से एयर जाती है ऐसे ऐसे, इसमें से फ़िल्टर होती है। उसके बाद फिर थ्रोटल इनपुट में जाती है, और फिर ये डिसाइड करता है कि आप जितना रेस देते हो उस हिसाब से डिसाइड करता है कि कितनी एयर जानी चाहिए। ये होता है आपका थ्रोटल इनपुट। फिर उसके बाद आ जाता है आपका ये वाला पार्ट, ये देख सकते हो, ये वाला आइटम, ये आपका इंटेक मैनिफोल्ड है, जो कार के इंजन को, ये जो है बेसिकली आपका ये पूरा का पूरा आपका इंजन ब्लॉक है, इंजन यूनिट है।
और इसमें जो एयर होता है वो इनटेक मैनिफोल्ड से होकर के जाता है, और इसमें सारे सेंसर्स रहते हैं कि कितनी एयर देनी है, कितना प्रेशर मेंटेन करके रखना है, और इसी में से जो वैक्यूम निकल कर आता है ना, वही थ्रोटल इनपुट से होकर के इस पाइप में से होकर के ब्रेक बूस्टर में जाता है। तो वो सारा का सारा काम यहाँ पर होता है। और इसी के पीछे आप ये जो मेटल का देख पा रहे हो, ये जो एल्यूमिनियम टाइप दिख रहा है, वो आइटम है आपका फ्यूल इंजेक्टर्स। यहाँ से आपके जो इंजन है उसको फ्यूल जाता है, और यही एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है आपके जो सिलेंडर्स हैं, देखो ये 4 आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4, क्योंकि 4 सिलेंडर इंजन है, आपको पता 3 सिलेंडर में 3 ही नहीं दिखेंगे। तो यहाँ से एयर होकर जाती है, और ये जो आपके फ्यूल इंजेक्टर्स हैं वहाँ से फ्यूल होकर के जाता है, और वो सारा का सारा आपके इंजन के अंदर जाता है, और फिर वर्किंग होती है उसकी, और उसके बाद में फिर क्रैंकशाफ्ट टर्न करता है। और उसके बाद आ जाता है आपका ये, दिस इज़ कॉल्ड डिपस्टिक। और इससे आप क्या चेक कर सकते हो, आपके इन कार में इंजन ऑयल का लेवल अभी कितना है। और ये हर कार में आपको मिलेगा, एक्स्टर में यहाँ पर रहता है, और बाकी कार्स मैंने देखा मारुति वगैरह में वहाँ कहीं रहता है, टाटा में भी ऐसे ही कुछ रहता है, इसकी पोजीशन बदलती रहती है, पर आपको ये दिखेगा ऐसा ही, किसी किसी में ब्लू में भी रहता है, तो सबका अलग अलग है। ये अपनी एक्स्ट्रा में ऐसा, और इसको आप ऐसे पुल कर लोगे डायरेक्टली, और इसमें मैं आपको रुको फोकस करके दिखा पाता हूँ। तो इसमें जो है ये देख सकते हो आप, F लिखा हुआ है और ये L लिखा हुआ है, इसको मैंने रख ही दिया। ये देख सकते हो, ये F लिखा है और ये L लिखा है। तो आपका जो इंजन ऑयल है वो इसके बीच में कहीं पर होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, उसके बीच में होना चाहिए। तो अभी अपनी कार में सारा कुछ सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको वापस डाल देते हैं, ये देखो ये चला गया। फिर उसके बाद क्या आता है, अपना डिपस्टिक हो गया, एयर फिल्टर हो गया, उसके बाद में फिर हाँ यहाँ पर देख सकते हो, ये जो फ़ैन आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है काफ़ी अच्छे से, तो ये आपका रेडिएटर फ़ैन है। तो ये आपका जो रेडिएटर फ़ैन है ये एयर ब्लो करता है, ये सक करता है, आप मुझे कमेंट्स में बताना। ये भाई साहब को भी समझना है कैसे इंजन काम करता है। एनीवेज उसके बाद फिर क्या आता है, उसके बाद फिर आ जाता है आपका ये है रेडिएटर कैप। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये क्या काम करता है, तो एक पर्टिकुलर प्रेशर जब कूलेंट का क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना, जब कूलेंट ज़्यादा ही हीट हो जाता है और उसमें फिर प्रेशर इंक्रीज़ होगा, हीट इंक्रीज़ होगी, तो क्या होगा, एक्सपेंड होगा। तो उस एक्सेस कूलेंट को सिस्टम से बाहर निकालने के लिए ये रेडिएटर सील होती है। पर्टिकुलर जो प्रेशर होता है उस पर काम करता है, आई गेस 12 PSI या 15 PSI से ऊपर का प्रेशर बना तो यहाँ पर से इसका जो वॉल्व होता है, जो रबर का जो गैस्केट होता है ना, वैसे ओपन हो जाएगा, और उसमें से फिर होकर के जो भी एक्स्ट्रा वाला कूलेंट चल रहा है अभी सिस्टम में, उसको फिर ये यहाँ पर से ले जा कर के इस वाले रिजर्वॉयर में वापस से डाल देगा। और फिर जब कार का इंजन बंद होगा, कार ठंडी हो जाएगी, उसमें से वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, और फिर ये वापस से उस जो वैक्यूम क्रिएट हो गया ना अंदर, तो फिर वो वापस से जो कूलेंट सिस्टम से बाहर चला गया था ड्यू टू हाई प्रेशर, उसको वापस से खींच लेगा और वापस से सिस्टम में डाल देगा। और ये जो मोटा पाइप देख रहे हो, ये वाला, ये आपका कूलेंट का ही पाइप है। एक ऐसा ही पाइप यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, नीचे तरफ रहेगा। हाँ ये देख सकते हो, ये वाला पाइप, ये भी कूलेंट का ही पाइप है। और उसके बाद में यहाँ फ्रंट में आप जो देख सकते हो, ये जो ग्रिल है, ये देखो, सबसे पहले फ्रंट में आपका ये कंडेंसर होता है, और इसी के जस्ट लगा हुआ रेडिएटर ग्रिल होता है। तो दोनों एक साथ ही अटैच ही होते हैं एक तरीके से, क्योंकि दोनों को ही हवा चाहिए, दोनों को ही कूलिंग वाला काम करना है। ये देख सकते हो, इधर भी रहता है। तो ये दोनों के दोनों, एक तो कंडेंसर होता है और एक रेडिएटर ग्रिल होता है, दोनों के दोनों अटैच रहते हैं। पर जो सामने वाला है ना, वो कंडेंसर होता है, उसके पीछे रेडिएटर होता है, और उसके पीछे ये फ़ैन होता है। उसके बाद में फिर वो तो हो गया आपका ABS यूनिट, और उसके बाद में फिर ये आ गया आपका फ्यूज़ बॉक्स। फ्यूज़ बॉक्स दो होते हैं, एक तो ये होता है और एक स्टीयरिंग के पीछे होता है कार में अंदर। तो 2 फ्यूज़ बॉक्स होते हैं, और इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। ये लो ओपन कर दिया, और देख रहे हो इसमें एक्स्ट्रा फ्यूज़ भी होते हैं, इसमें दिया हुआ भी है कि कितना कितना ये सपोर्ट करते हैं। उसमें डायग्राम भी दिया है किसका कौन सा वाला फ्यूज़ है, ये देख सकते हो। तो इनकेस कोई वर्क नहीं कर रहा तो आपको पता है कि कौन सा फ्यूज़ किस लिए है। जैसे कि देखो, इसमें ये एम्प्टी वाला बना हुआ है ना, ये एम्प्टी का बना हुआ है। तो ये सारे फ्यूज़ हैं, एक्स्ट्रा फ्यूज़ आपको दिए हैं उनकी कैपेसिटी के हिसाब से। इनकेस कुछ भी
गड़बड़ हुई, ओवरलोड हुआ, आपने कुछ तो फर्जी वाला हेडलाइट अपग्रेड करा लिया, तो सारा जो है पावर वगैरह को कंट्रोल करके रखेगा, कुछ भी बिगड़ने नहीं देगा कि पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाए। तो वो काम ये करता है। ये हो गया आपका फ्यूज़ बॉक्स। उसके बाद में फिर हाँ, ये जो होता है ना, ये TCO इसमें लिखा हुआ ही है, विच मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट। वो जो था वो इंजन कंट्रोल यूनिट था, और ये आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट है। क्यों है? क्योंकि अपनी कार ऑटोमेटिक है, इसीलिए। तो बेसिकली जो भी गियर चेंज होने हैं आपके, जो आप जो थ्रॉटल दे रहे हो वो उसका इनपुट क्या है, कौन सा गियर कब लगना है, तो सारा कुछ यहीं से कंट्रोल होता है। तो यह हो गया आपका ECU। उसके बाद में फिर क्या बचता है? हाँ, उसके बाद में फिर मैं उस तरफ बताना भूल गया। तो ये बेसिकली ये जो देख रहे हो ना, तो यहाँ से आपका को मैं कहाँ उंगली कर रहा हूँ, हाँ, ये जो है आपका DRL एंड इंडिकेटर दोनों आप यहाँ से चेंज वेंज कर सकते हो। इनकेस कुछ गड़बड़ हो गई हो, ख़राब हो गया हो बाय चांस, तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसके बाद में फिर नीचे जो आप देख रहे हो ये वाला कैप जैसा, ये आपका डस्ट कवर है। आपकी जो मेन हेडलाइट है ना, उसका डस्ट कैप है। तो अगर आप हेडलाइट अपग्रेड करवाओगे तो उसको ओपन करोगे, उसमें भी एक ऐसा क्लिप टाइप होता है, उसके बाद फिर वो निकल जाती है और फिर आप जो है चेंज कर सकते हो हेडलाइट को यहाँ से। तो ये आपका डस्ट कैप हो गया आपकी हेडलाइट बल्ब चेंज करने के लिए। तो यही सारा कुछ होता है अपने इंजन के अंदर। और ये देख सकते हो अपने को Z+ सिक्योरिटी मिल चुकी है। ठीक है, तो यही सारे पार्ट्स होते हैं। अभी और कुछ मुझे तो नहीं लग रहा है कि मिस हुआ है, यही सारे पार्ट्स होते हैं। क्विकली इसका वर्किंग एक्सप्लेन कर देता हूँ 1 बाय 1। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने इंजन से। इंजन में बेसिकली क्या होता है, अभी जैसे अपनी कार 4 सिलेंडर वाली है, तो इसमें 4 सिलेंडर इंजन है। तो इसमें क्या होगा, 4 सिलेंडर होंगे। अभी एक सिलेंडर की बात करते हैं। जो एक सिलेंडर होगा उसके अंदर क्या होगा, पिस्टन होता है जो कि अप डाउन मूव करता है। और जो 4 स्ट्रोक होते हैं सबका अलग अलग वर्किंग है। तो अपनी जो कार है उस वैसे बेसिकली आजकल सारी कार्स में 4 स्ट्रोक इंजन ही आता है। और जो 4 स्ट्रोक हो जाते हैं ना, तो वो होता है आपका 1 साइकिल। ठीक है, तो जो 4 स्ट्रोक है वो क्या क्या होता है, फर्स्ट स्ट्रोक होता है इनटेक स्ट्रोक। उसमें क्या होता है, जो पिस्टन ऊपर था वो नीचे आता है। ठीक है, तो अंदर थोड़ा वैक्यूम क्रिएट होता है, और जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है, एयर इनटेक मैनिफोल्ड से जाती है, फ्यूल इंजेक्टर से जाता है, वो सारा का सारा उसमें जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर ये हो गया आपका इनटेक स्ट्रोक। उसके बाद फिर आता है कंप्रेशन स्ट्रोक। उसमें क्या होता है, पिस्टन ऊपर जाता है और उसको कंप्रेस कर देता है एयर फ्यूल के मिक्सचर को। वो मिक्स हो गया और इस टाइम पे इनटेक वाल्व बंद हो जाता है, क्योंकि जितना चाहिए था उतना मिल गया इस वाले साइकिल के लिए। उसके बाद आता है आपका थर्ड वाला स्ट्रोक। उसमें क्या होता है, ये आपका पावर स्ट्रोक होता है, इसको आप कंबस्टन स्ट्रोक भी बोल सकते हो। इसमें क्या होगा, पिस्टन वापस से नीचे जाएगा। क्यों नीचे जाएगा, क्योंकि जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर था जो कंप्रेस हुआ था, उसमें स्पार्क प्लग की हेल्प से, हाँ, वो सारे आपके जो वॉल्व है ना, वो यहाँ पर दिखते हैं, इसके नीचे छुपे हुए हैं। तो वहाँ से उसमें स्पार्क से उसको स्पार्क दिया जाता है, जिससे क्या होता है, उसमें बेसिकली ब्लास्ट होता है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। उससे क्या होता है, पिस्टन काफ़ी पावर के साथ, फोर्स के साथ नीचे मूव जाता है, और जो कहलाता है आपका पावर स्ट्रोक। उसके बाद फिर लास्ट स्ट्रोक होता है फोर्थ वाला। उसमें क्या होता है, जो गैस अभी जो बन गई है अंदर, क्योंकि एयर फ्यूल का मिक्सचर जो था वो बर्न हो गया, ब्लास्ट हो गया उसमें, तो अभी एग्जॉस्ट गैस बन गई है उसमें। तो फिर अब इस बार पिस्टन अप जाएगा, और जो एग्जॉस्ट गैस है ना, वो आपका जो एग्जॉस्ट वॉल्व है उसमें से वो निकल जाएंगी। तो ये आपका हो गया एक कंप्लीट साइकिल। और यही 4 स्ट्रोक हर एक इंजन में होते हैं। और जो 4 सिलेंडर इंजन है उसमें जो पावर स्ट्रोक का जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है, 1 3 2 4। आपको यही सीक्वेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि जो चारों सिलेंडर है ना, तो हर एक स्ट्रोक पर किसी न किसी सिलेंडर में से पावर स्ट्रोक आ रहा है, इसीलिए वाइब्रेशन कम देखने को मिलता है। पर वहीं जो 3 सिलेंडर इंजन है, तो उसमें एक ऐसा टाइम आता है जब किसी एक स्ट्रोक पर पावर जनरेट हो ही नहीं रहा है, तो इसीलिए 3 सिलेंडर इंजन में वाइब्रेशन आपको थोड़ा सी ज़्यादा देखने को मिलती है। और जो पिस्टन डाउन होता है देन अप होता है, तो इसमें क्या होता है, वो डायरेक्टली कनेक्टिंग रॉड्स होती हैं हर सिलेंडर में, और वो कनेक्टिंग रॉड्स के थ्रू ये जो क्रैंक शाफ्ट है ना, जो अभी बताया था यहाँ पर, वो टर्न होता है। जब पिस्टन नीचे जाता है तो क्रैंकशाफ्ट 180 डिग्री टर्न होता है, फिर पिस्टन ऊपर जाता है तो फिर से वो 180 डिग्री टर्न होता है। मतलब कि वन जो साइकिल होता है ना, जो 1 रोटेशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है, और वो कहलाता है आपका 1 RPM, जो कि आपको MID में दिखाता है ना कि 1000 RPM है, 600 RPM है। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो क्रैंकशाफ्ट है वो उतने बार टर्न हो रही है, पूरा 360 डिग्री।
अगर 1 आरपीएम है इसका मतलब ये है कि क्रैंकशाफ्ट ने पूरा एक रोटेशन कंप्लीट कर लिया है। अगर 1000 आरपीएम है इसका मतलब ये हुआ कि हर 1 मिनट में क्रैंकशाफ्ट 1000 टाइम्स टर्न हो रही है। तो ये सारा होता है इसका वर्किंग। और फिर वही क्रैंकशाफ्ट से फिर आपके जो व्हील हैं, जैसे अपनी ये FWD है, फ्रंट व्हील ड्राइव कार है, तो फिर जो फ्रंट के टायर्स उनमें पावर वहाँ से ही जाती है, वो भी आगे कनेक्टेड होता है। उस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इस समय, वीडियो ऑलरेडी मुझे लगता है काफ़ी लंबा होने वाला है। और फिर वही जो पिस्टन अप डाउन हो रहे हैं, अंदर जो एक्सप्लोजन हो रहा है, तो उससे क्या होगा, हीट जनरेट होगी ऑब्वियसली, और उसी में इंजन ऑयल रोल प्ले करता है। इंजन ऑयल क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करता है और हीट को एब्जॉर्ब करके थोड़ा मतलब कि कम करता है अंदर के जो सिलेंडर है उनमें से। और फिर जो इंजन हीट प्रोड्यूस कर रहा है, इंजन में जो हीट हो गई उसे ठंडा करने का काम करता है अपना कूलेंट। और कूलेंट कैसे काम करता है, जैसे कि मैंने बताया, ये कूलेंट का टैंक हो गया, यहाँ पर से कूलेंट फ्लो होता है इंजन में, तो वही कूलेंट इंजन में रन होता है और इंजन की हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। और वही कूलेंट फिर जो मैंने आपको यहाँ पर जो पंप दिखाया था ना, वही पंप कूलेंट को पंप करता रहता है पूरे के पूरे इंजन सिस्टम में। और वही कूलेंट फिर वहाँ से जो उसने हीट एब्जॉर्ब कर ली है, वो हीट इसमें से आकर के रेडिएटर ग्रिल में आती है, जो यहाँ पर आप देख सकते हो। ये वहाँ पर क्या होता है, कार जब मूव करती है तो उसमें हवा जाती है, तो फिर हवा जाती है तो फिर वो धीरे धीरे कूल होना शुरू हो जाता है। और जो रेडिएटर फ़ैन है वो भी उसकी कूलिंग में काफ़ी हेल्प करता है। और फिर वही कूलेंट यहाँ पर से कूल हो करके, ये जो पाइप दिख रहा है ना आपको, ये वाला जो है, दिस इज़ अपर होज एंड दैट इज़ लोअर होज। देखो वो काफ़ी नीचे है, आई होप दिख पा रही होगी। ये जो दिख रही है ये वाली, ये लोअर होज हो गई। तो ये वापस से जो अभी कूलेंट ठंडा हो गया ना, उसको वापस से इंजन में ले जाएगी और ये साइकिल चलता रहेगा। तो इस तरीके से कूलिंग काम करती है। उसके बाद हाँ, एक्सपेंशन वाल्व को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, वो आप जो देख पा रहे होगे, हाँ वो जो दिख रहा है ना, जो 2 पाइप उसमें गए हुए हैं, तो मैंने जैसे कि बताया, जो ऊपर वाला पाइप है मोटा वाला, दैट इज़ लो प्रेशर लाइन, उसके नीचे जो है वो है हाई प्रेशर लाइन। तो जो लो प्रेशर लाइन है उसका काम क्या होता है, देखो अगर उसको फॉलो करो आप, ठीक है। जो लो प्रेशर लाइन है ना, वहाँ से देखो ये ऐसे होते हुए ये आ गया और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके कंप्रेसर में, ये देख सकते हो। वहाँ से मुड़ गया और नीचे फिर वो चला गया कंप्रेसर में। ये बेसिकली काम कैसे करता है, जैसे इंजन स्टार्ट होता है, आप नोटिस करना, जब इंजन ऑफ रहता है तो फिर आप एसी चालू भी कर दो तो भी आपको ठंडी हवा नहीं मिलने वाली है, क्योंकि जो कंप्रेसर है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है इंजन के साथ। और तो वो कब काम करेगा, जब आपका इंजन स्टार्ट होगा। इसलिए जब आपका कार का इंजन बंद होता है तो कूलिंग आपको नहीं मिलने वाली, क्योंकि कंप्रेसर ही बंद है, वो जो रेफ्रिजरेंट है वो मूव ही नहीं कर पा रहे हैं। और जो रेफ्रिजरेंट है वो बेसिकली फेरॉन गैस होती है। तो क्या होता है ना, जब आप इंजन स्टार्ट करते हो, कंप्रेसर काम करना शुरू कर देता है। कंप्रेसर क्या करता है, जो रेफ्रिजरेंट है उसको कंप्रेस करता है। तो इस समय पे जो रेफ्रिजरेंट है वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर हो जाता है ड्यू टू कंप्रेशन। फिर क्या होता है, जो हाई प्रेशर लाइन है, हाँ ये वाली हाई प्रेशर लाइन, तो कंप्रेस होकर के वहाँ पर से जो आपका रेफ्रिजरेंट है, फेरॉन गैस, वो इसमें से ट्रेवल करके, क्योंकि अभी टेम्परेचर ज़्यादा हो गया उसका कंप्रेशन की वजह से, तो यहाँ से फिर वो ट्रेवल करके कंडेंसर में जाती है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। फिर कंडेंसर में जाने के बाद, इस समय वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस थी, फिर वो कंडेंसर में जाती है तो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है। और फिर कंडेंसर में से होकर के उसका जो टेम्परेचर वो थोड़ा कम हो जाता है, पर उसका प्रेशर अभी भी हाई होता है। फिर वही हाई प्रेशर लाइन से फिर हो जाता है आपके एक्सपेंशन वाल्व की तरफ, जो कि ये है। और एक्सपेंशन वाल्व क्या करता है, अरे उसके पहले मैं एक पार्ट बताना भूल गया, यहीं पर एक पार्ट होता है रिसीवर ड्रायर। वो क्या करता है, जो हाई प्रेशर लाइन से जो रेफ्रिजरेंट ट्रेवल कर रहा था उसमें इन केस मॉइस्चर इकट्ठा हो गया या कुछ डेब्रीज आ गई हैं, तो सबको वो अलग कर देता है उसमें से। तो देखो, जो कंडेंसर से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वाली जो पाइप है उसमें से होकर के जब वो रेफ्रिजरेंट आपके एक्सपेंशन वाल्व तक गया, तो वाल्व क्या काम करता है, उसको रिस्ट्रिक्ट करता है और पूरा का पूरा जाने नहीं देता। यहाँ से तो रेफ्रिजरेंट जाना चाह रहा है पर वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता, जिससे क्या होता है, उसका प्रेशर जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। और जैसे उसका प्रेशर ड्रॉप होता है तो फिर वो क्या होता है, कूल होने लगता है। तो जब ये ऐसा हो जाता है तो फिर अब जो रेफ्रिजरेंट जो आगे जा रहा है कूलिंग कॉइल की ओर, एवापोरेटर में, तो वहाँ पर क्या हो रहा है अभी, क्योंकि अब वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर हो गया है और जो एवापोरेटर में जो ब्लोअर फैन लगा हुआ है वो क्या करेगा, अब वो जो भी हवा फेंकेगा तो फिर वो कूल होकर के जाएगी, क्योंकि रेफ्रिजरेंट अपना कूल हो चुका है क्योंकि उसमें प्रेशर ड्रॉप हुआ अच्छा खासा। और यही रेफ्रिजरेंट अंदर भी जो कूलिंग कॉइल इसमें ऐसे फ्लो हो करके जो केबिन की हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और अब वो वापस से थोड़ा थोड़ा
हीट होने लगेगा और फिर उसी एक्सपेंशन वाल्व से होते हुए फिर वो इस बार आएगा लो प्रेशर पाइप पर, और वही लो प्रेशर पाइप वापस से आपका जो रेफ्रिजरेंट था उसे वापस से कंप्रेसर में लेकर के जाएगा और ये साइकिल चलती रहेगी। तो कुछ इस तरह से अपने कार का एसी काम करता है। इसमें मेन पार्ट क्या है, एक तो कंप्रेसर ही हो गया, उसके बाद में फिर कंप्रेसर से रेफ्रिजरेंट ट्रेवल करके आ रहा है कंडेंसर में, कंडेंसर के बाद रिसीवर ड्रायर हो गया जो कि उसका मॉइस्ट वगैरह निकाल देता है और फिर आगे भेजता है, और जो कंडेंसर है उसने उसका टेम्परेचर थोड़ा ड्रॉप कर दिया होता है, फिर वही प्रेशर लाइन एक्सपेंशन वाल्व में होकर के जाती है जो कि वापस से उसका प्रेशर डिक्रीज़ कर देता है जिससे टेम्परेचर कम हो जाता है रेफ्रिजरेंट का, और फिर वो आगे जाता है वेपरेटर पे, वहाँ से फिर कूल एयर अंदर फ्लो होती रहती है जैसे कि अभी देख सकते हो जो एसी ये काम कर रहा है वैसे ही कर रहा है। जो वेपरेटर होता है इसके पीछे छुपा हुआ होता है और सारे सेंसर वगैरह भी वहीं पर होते हैं, तो वहाँ से फिर कूल एयर आती है और जो रेफ्रिजरेंट अभी बचा हुआ उसने केबिन की हीट एब्जॉर्ब कर ली है, और फिर वहाँ से फिर जो लो प्रेशर पाइप है ना उसका काम शुरू होता है। लो प्रेशर पाइप क्या करता है, वापस उसी रेफ्रिजरेंट को वापस से कंप्रेसर में ले आता है और फिर कंप्रेसर से फिर वही रेफ्रिजरेंट कंप्रेस होकर के और फिर डिस्चार्ज पाइप से होकर के कंडेंसर में जाएगी, फिर कंडेंसर से पूरा का पूरा साइकिल चलता रहेगा और इस तरीके से जो एसी की कूलिंग है वो होती है। और उसी के बाजू में एक जो मैंने एक्सपेंशन वाल्व वहाँ पर दिखाया था ना वो मुझे दिख नहीं पा रही थी क्योंकि सारा कुछ इस तरीके से अरेंज है इसमें, तो वहीं पर आपको 2 पाइप और देखने को मिलेंगे जिनमें कूलेंट फ्लो होता रहता है। वो डायरेक्टली इंजन से कूलेंट वहाँ से ट्रेवल करके वापस रिटर्न आता है, और उसका क्या काम होता है ना, जब भी आप कार में हीटर ऑन करते हो, टेम्परेचर आप ज़्यादा करते हो कार के अंदर का, तो क्या होता है इंजन तो ऑलरेडी रन कर रहा है तो जो कूलेंट है ऑलरेडी हॉट होता है, तो वही कूलेंट फिर यहाँ पर केबिन के अंदर वहाँ भी एक ब्लोअर लगा होता है और वहीं पर एक हीटिंग कॉइल होती है जिसमें से कूलेंट फ्लो होता रहता है, और वही हीटिंग कॉइल में फिर जो ब्लोअर है वो एयर ब्लो करता है और फिर केबिन में हॉट एयर सर्कुलेट करती है। इस तरीके से आपकी कार का हीटर काम करता है। तो यही सारा कुछ था कार के पार्ट्स और उसकी एक्सप्लेनेशन। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।